गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनल। आज हम किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने बाल्यावस्था और शिशुवावस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज हम किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था का काल 13 से 19 वर्ष होता है। किशोरावस्था को एडोलेसेंस भी कहते हैं। एडोलेसेंस की उत्पत्ति एडोलेसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर। किशोरावस्था को हम दो उपावस्था में बांट सकते हैं, जैसे पूर्व किशोरावस्था, जिसको हम वय संधिकाल या एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, जिसका समय 13 से 16 वर्ष होता है। सेकंड है उत्तर किशोरावस्था, जिसका काल 17 से 19 वर्ष होता है। अब हम किशोरावस्था के बारे में महत्वपूर्ण कथन जो हैं या महत्वपूर्ण परिभाषा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था के बारे में स्टैनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। स्टैनले हॉल ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि किशोरावस्था में बालक में मानसिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है और मानसिक द्वंद, सामाजिक द्वंद, उसमें संवेगों की अस्थिरता होती है, कुसमायोजित होता है, समायोजन का अभाव होता है। इसलिए स्टैनले हॉल इसको तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहते हैं। जबकि किलपैट्रिक इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, क्योंकि जिस अवस्था में तनाव हो, संघर्ष हो, वो जीवन का सबसे कठिन काल ही होगा। और जहाँ पे अपने संवेग अस्थिर हैं और अपन समायोजित नहीं है, तो उसको हम जीवन का सबसे कठिन काल ही कहेंगे। तो यह कथन किलपैट्रिक का था। जबकि बिगे व हंट का कहना है कि किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है जिसको अपन परिवर्तन कहते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जाम में आया है कि किशोरावस्था को अगर आप एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहते हो तो वो है परिवर्तन। और ये जो कथन है वो बीके व हंट ने दिया था, क्योंकि इसमें बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में तेज़ी से परिवर्तन होने लगते हैं। इसलिए इसको परिवर्तन से डिस्क्राइब किया जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि वैलेंटाइन किशोरावस्था को घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता का काल कहते हैं, क्योंकि जहाँ बाल्यावस्था में बालक मित्रता करता है, मतलब फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जो मित्रता होती है वो अस्थायी होती है, वो कुछ पल के लिए होती है। मतलब बच्चा कुछ समय के लिए फ्रेंड बन जाते हैं, कुछ समय में वापस उनकी बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन जब वो किशोरावस्था में आ जाते हैं तो वो मित्रता एक घनिष्ठ रूप ले लेती है। मतलब इसे घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता का काल कहा है वैलेंटाइन ने। जबकि वैलेंटाइन किशोरावस्था को अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक का स्वभाव, संवेग अस्थिर होते हैं, वो क्रोधी होता है, चिड़चिड़ापन होता है, इसलिए इसे अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय भी कहा है। और मोस्ट ऑफ जो अपराध होते हैं वो किशोरावस्था में ही होते हैं। उसके बाद हेडो कमेटी का कहना है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठता है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, क्योंकि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों में तेज़ी से परिवर्तन होने लगते हैं, जिसके कारण उनके नसों में एक ज्वार सा उठने लगता है। और यह कथन हेडो कमेटी का है। अब हम किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जो कि स्टैनले हॉल ने दिया था। इसके अनुसार बालक में क्या होता है कि जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, उसमें अचानक से परिवर्तन होने लगते हैं। उसके शारीरिक विकास में देखो तो भी, मानसिक, संवेगात्मक, सब में अचानक से परिवर्तन होते हैं। इसलिए स्टैनले हॉल ने इसे आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहा कि जो विकास हो रहा है वो अचानक होता है, इसलिए इसको आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहा। जबकि थॉर्नडाइक, किंग व हेलिंगबर्थ इसे क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। परिवर्तन या विकास जो होता है वो अचानक होता है, लेकिन वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, निरंतर होता है, क्रम से होता है, इसलिए इसको क्रमिक विकास का सिद्धांत कहा है। किशोरावस्था के अन्य नाम: बसंत ऋतु, स्वर्णिम काल, उलझन एवं समस्या की अवस्था। बसंत ऋतु हम स्वर्णिम काल इसलिए कहा है कि अगर किशोरावस्था में बालक आ जाते हैं तो वो एक लक्ष्य केंद्रित हो जाते हैं, और अगर वो उनके जो लक्ष्य हैं उसको अगर सही दिशा या दिशा निर्देश मिल जाए तो वो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको स्वर्णिम काल भी कहते हैं। अपन कहते हैं ना कि जो बनना होता है या अपने लक्ष्य निर्धारित कर देता है किशोरावस्था में, इसलिए इसको स्वर्णिम काल या बसंत ऋतु कहते हैं। और इसे उलझन एवं समस्या की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक इसमें उलझन में रहता है, उसमें सामाजिक दबाव रहता है, मानसिक द्वंद की समस्या रहते हैं, संवेग अस्थिर रहते हैं, इसलिए इसको उलझन एवं समस्या की अवस्था भी कहते हैं।
अपराधी प्रवृत्ति की समस्या रहती है, मादक द्रव्यों के अगर नशे के वो हो जाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम होती है। अब खुद को खूबसूरत दिखाने की समस्या होती है, इस कारण उसको उलझन एवं समस्या की अवस्था कहते हैं। अब हम किशोरावस्था की विशेषता को अध्ययन करेंगे। तीव्र शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन एवं विकास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे बाल्यावस्था थी, उसके बाद बच्चा जब किशोरावस्था में आए थे, उसमें तीव्र व शारीरिक भी उसमें चेंजेस होने लगे, मानसिक भी और संवेगात्मक परिवर्तन होने लगे। इसलिए अपन उसको तीव्र शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन कहते हैं। और शैशवावस्था और किशोरावस्था में हमें बहुत समानता मिलेगी। जैसे शैशवावस्था में भी विकास में तीव्रता थी, शारीरिक, मानसिक में। इसी प्रकार बाल्यावस्था में विकास में स्थिरता आ जाती है, लेकिन किशोरावस्था में वापस शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन वापस तीव्र हो जाते हैं। दीवा सपने की प्रवृत्ति है, फैंटेसी, ये किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है वो कल्पना में खुशी को प्राप्त करता है। मतलब किशोरावस्था में बालक वैसे भी कुसमयोजित रहते हैं, तो वो अपने आप को समायोजित करने के लिए क्या करता है कि कल्पनाएं करता है और उन कल्पनाओं से वो खुशी प्राप्त करता है। इसी को हम दीवा सपना या फैंटेसी कहते हैं। इसका जैसे कि कोई बालक है तो वो अपने सपनों में देखता है या फिर दिन में ही वो सोचता है कि मैंने कोई एग्ज़ाम टॉप कर लिया, या मैं मेरिट में आ गया हूँ, या फिर मैंने आईएएस टॉप कर लिया, मैं आईएएस बन गया हूँ। ऐसे ऐसे वो ख्वाब देता है जिससे उसको खुशी मिले। जो वो बनना चाहता है वो एक कल्पना में बनता है और कल्पना में खुशी प्राप्त करता है, इसलिए इसको दीवा सपने की प्रवृत्ति भी कहते हैं। उसके बाद है प्रबल काम प्रवृत्ति। हमने देखा था कि शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति प्रबल थी, जबकि बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति न्यून थी। और जब वो किशोरावस्था में आ जाता है तो वापस काम प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है तथा विपरीत लिंगी आकर्षण हो जाता है। तो ये शैशवावस्था से सिमिलरिटी भी थी। समायोजन का अभाव, मैंने अभी बताया था कि इसमें बालक कुसमायोजित होता है, समायोजन का इसमें अभाव होता है, वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। सेकंड है वीर पूजा, इसको अपन कहते हैं हीरो वर्शिप। ये भी किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है। वीर पूजा से तात्पर्य है कि बालक किशोरावस्था में आकर अपना किसी को एक आइडल मान लेता है, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो या कोई डांसर हो, कोई सिंगर हो या फिर कोई महापुरुष, संत, किसी को भी वो अपना आइडल मान लेता है और फिर वो उसके अनुसार अपने व्यवहार करने लगता है। जैसे कोई बालक सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानता है तो वो इसके अनुसार बिहेव करेगा, वो क्रिकेट खेलेगा, वो बैट के साथ जैसे सचिन करता है वैसे करने जाएगा और अपने मन में लक्ष्य केंद्रित करता है कि मुझे भी सचिन की तरह बनना है। तो मैं सचिन जो भी करता है वो उसके अनुसार व्यवहार करता है, वो सचिन को नोटिस करता है, उसके बारे में ही बातें करता है। तो ये जो हीरो वर्शिप का गुण है वो किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है। उसके बाद है समाज सेवा की भावना। इसमें बालक सामाजिक हो जाता है और वो समाज सेवा की भावना रखता है। वो सोचता है कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा बने, इसके कारण वो समाज सेवा के लिए अग्रसर रहता है। समूह के प्रति भक्ति, समूह के प्रति भक्ति से तात्पर्य है कि जो बालक का ग्रुप होता है, उसके फ्रेंड्स की जो एक टोली होती है, तो वो उन फ्रेंड्स के लिए इतना मतलब वो पॉजिटिव होता है कि वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। जैसे उनके ग्रुप्स में हो गया कि आज हमें कहीं जाना है, या आज हमें ये खाना है, या आज हम ये करेंगे, तो वो उसके लिए अपने घर वालों से भी झगड़ा कर लेगा, घर वालों के विरोधी हो जाएगा, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स की बात को नहीं टालता है। मतलब वो अपने ग्रुप्स के प्रति इतना पॉजिटिव होता है, उनके लिए वो सब कुछ कर सकता है। उसके बाद है स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। इस अवस्था में बालक फ्रीडम चाहता है। वो ये सोचता है कि हम मैच्योर हैं, हमें स्वतंत्र छोड़ दो, और अगर अपन इसमें बाधा पहुँचाते हैं या अपन उनको रोक टोक करते हैं तो वो विद्रोह भी कर लेते हैं। इसलिए इसको स्वतंत्र एवं विद्रोह की भावना भी कहते हैं। और कोलसेनिक का एक कथन है इसके लिए कि किशोर जो होते हैं वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारे बार बार हम जो भी करते हैं इसमें रोक टोक करते हैं, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो ये अपने जो प्रौढ़ होते हैं उनको है ना वो बाधा समझते हैं। तो इसलिए इसको स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना कहते हैं, क्योंकि वो फ्रीडम में चाहता है और अगर अपन रोक टोक करेंगे तो वो विद्रोह भी कर लेता है। नेतृत्व का सर्वाधिक विकास, इसमें बालक लीडरशिप की भावना भी रखता है, लीडरशिप करना चाहता है हर किसी कार्य में। और आत्मसम्मान एवं आत्मचेतना का विकास, ये किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है।
इसमें बालक आत्मसम्मान चाहता है और वो कहाँ भी मतलब जहाँ भी जाता है वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस शो करता है और अपनी प्रेजेंस शो करता है और आत्मसम्मान चाहता है, इसलिए इसे आत्मसम्मान एवं आत्मचेतना का विकास भी कहते हैं। इगोसेंट्रिज्म जो हमने शैशवावस्था में पढ़ा था और ये किशोरावस्था का भी एक गुण है। अहम केंद्रीयवाद मतलब मैं ही सब कुछ हूँ ये जानता है और ये इगोसेंट्रिज्म शैशवावस्था में था और किशोरावस्था में था। इसलिए जॉन्स जो होते हैं, अभी हमने देखा कि शैशवावस्था के कुछ गुण जो थे वो किशोरावस्था में रिपीट होते हैं, जबकि वो बाल्यावस्था में नहीं था। शैशवावस्था की अगर विपरीत अवस्था पूछे तो वो है बाल्यावस्था, लेकिन अगर शैशवावस्था से अगर समानता दर्शाती हुई अवस्था है तो वो है किशोरावस्था। इसलिए जॉन्स नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था का पुनरावर्तन है, क्योंकि जो शैशवावस्था के जो गुण होते हैं वो किशोरावस्था में वापस रिपीट होते हैं। इसलिए जॉन्स का कथन है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है। और लास्ट है आत्मप्रेम। इसमें जिसको अपन नार्सिसिज्म भी कहते हैं, ये भी शैशवावस्था का गुण था कि बालक जो होता है वो किशोर और किशोरी जो होते हैं वो आत्मप्रेम कहते हैं। जैसे मतलब खुद से ही प्यार करना कहते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब किशोरावस्था में सब किशोर व किशोरी बार बार कांच में निहारते रहते हैं अपने आप को। तो जैसे ये लड़की अपने आप को कांच में निहार रही है, तो ये किशोरावस्था के गुण है कि आत्म प्रेम करना है, अपने आप को निहारना, अपने हर चीज़ को नोटिस करना, ये कैसे सब चीज़ का ध्यान रखना, ये आत्म प्रेम है। क्रोध व चिड़चिड़ापन, संवेग अस्थिर होते हैं, इसलिए बालक जल्दी क्रोधी हो जाता है। हर बात पर क्रोध, अगर उसको कुछ भी कहें तो वो तुरंत क्रोधी स्वभाव को हो जाता है, चिड़चिड़ापन दर्शाता है। तो ये क्रोध व चिड़चिड़ापन भी किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है, जबकि बाल्यावस्था में बालक ये शो नहीं करता है, लेकिन किशोरावस्था में आते ही वह हर छोटी छोटी बात के लिए क्रोधी स्वभाव दर्शाता है। अब है डेविड एल्काइंड। डेविड एल्काइंड कहता है कि इसने दो महत्वपूर्ण बातें बताई किशोरावस्था के लिए। एक तो है इमेजिनरी ऑडियंस, जिसको हम काल्पनिक श्रोता कहते हैं, और दूसरी है पर्सनल फेबल, जिसको हम व्यक्तिगत दंत कथा कहते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस से तात्पर्य है कि इसमें बालक भी सोचता है, मतलब किशोर व किशोरी, कि सब जो सारी दुनिया है वो हमें नोटिस करती है, हमको ही देखती है, और वो भी हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को, नॉट पॉजिटिव, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को नोटिस करती है। जैसे एक बालक है, उसके शर्ट पे शाही का धब्बा लग गया है, तो वो इसे छुपाता है और वो ये सोचता है कि सारी दुनिया मेरे सामने देख रही है, सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं और मेरी शर्ट पे लगे धब्बे को देख रहे हैं, तो उसको छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे ये लड़की है, इसको पिंपल हुआ है, तो वो यूँ सोचती है कि सारी दुनिया मुझे नोटिस कर रही है, मेरे पिंपल्स को नोटिस कर रही है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। पर जब किशोरावस्था में होते हैं तो ये इमेजिनरी ऑडियंस की तरह व्यवहार दर्शाते हैं और वो ये ऐसा सोचते हैं। और पर्सनल फेबल मतलब इस अवस्था में कहानियों में उलझे, मतलब अपनी एक पर्सनल कहानी बनाते हैं वो, और वो उसमें खुद नायक और नायिका वो खुद को समझते हैं, और दुख भरी कथाएं जो होती हैं उसको कह सकते हैं, वो अपने आप को उसका नायक समझते हैं, और ये दुख हुआ ये, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी बहुत कठिन है, तो इसलिए इसको व्यक्तिगत दंत कथा का है। तो ये जो दोनों इम्पोर्टेंट कथन है वो डेविड एल्काइन ने दिया है, और ये महत्वपूर्ण है। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।